हेलो बच्चों, वेलकम टू टीएफसी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन, जो कि 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें या चाहे हम बात कर लें अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले मैंने कुछ वीडियोज डाली हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो इंटीग्रेशन जो होता है, पहली बात हम दो टाइप का पढ़ेंगे। हम दो टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे बेटा डेफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब होता क्या है कि जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो बेटा, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो बेसिकली हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करें। डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है कर्व्स के जो एरियाज हैं। मान लो कोई ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर कर्व बन रही है, स्ट्रेट लाइन के अंदर बाउंडेड कोई रीजन होता है तो उसका हम एरिया आराम से निकाल लेते हैं। उसको रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल वगैरह इनमें उसको कन्वर्ट करके हम निकाल लेते हैं। लेकिन जब आ जाता है कर्वेचर तो फिर हम उसका एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर करना है आपको तो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए। देखो क्या होता है, आप सबने ये पढ़ रखा होगा कि बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन सबने पढ़ा होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो होता है माइनस ऑफ साइन x। बोलो होता है कि नहीं होता? ऐसे ही सबने ये पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x जो कि किसके बराबर आएगा बेटा? cos x के बराबर होता है। सबको पता है कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos होता है और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। ये सब बताने से पहले मैं चलो एक चीज और बता देता हूं आपको। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा सम। इंटीग्रेशन का मतलब एक प्रकार से क्या है बेटा? सम। और इंटीग्रेशन के लिए जो साइन यूज होता है वो इस प्रकार से यूज होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हमने s को एक्सटेंड कर दिया। मतलब समझो इस चीज का। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो सर ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन दे दिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जो डोमेन है या जो फंक्शन है फॉर r टू r है सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसके डोमेन के जो एलिमेंट है वो भी रियल नंबर है, और जो डोमेन के एलिमेंट मींस x हम रियल नंबर में से रखेंगे और जो आंसर आएंगे वो भी रियल नंबर में से आएंगे। बोले हाँ सर बिल्कुल आएंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, जैसे मान लो इसमें 0 रखा तो आंसर 0 आ गया, 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1 आ गया, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ गया। मान लो और रखा बीच में, जैसे 2.2 रख दिया, भाई 2.2 भी तो इसके बीच में है। बोले हाँ सर बिल्कुल है, तो उसका आ गया 4.84। ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ डोमेन के पॉइंट्स से हमारे, जब हम इस x की जगह डोमेन के एलिमेंट रखते जाएंगे हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे, मतलब रेंज की वैल्यूज आती चली जाएंगी। इसकी वैल्यू आती चली जाएंगी, फंक्शन की रेंज की वैल्यूज हमारे पास आती चली जाएंगी। देखो बेसिकली आज तक हमने किया क्या है, हमने पैटर्न में कोई सीक्वेंस होती है, ये जैसे पैटर्न का मतलब समझो कि जब कभी भी एक नंबर लिखा मैंने, स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म लिखी, उससे अगली टर्म्स जब मैं लिखते जा रहा हूं कंटिन्यूअसली, उसके बाद की टर्म्स जब मैं लिखते जा रहा हूं तो बेटा हम 1 ऐड कर रहे हैं। मतलब या तो कोई नंबर, फिक्स नंबर हम ऐड करते हुए जा रहे हैं, फिक्स नंबर हम सबट्रैक्ट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, फिक्स नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं, फिक्स नंबर हम सबट्रैक्ट करते जा रहे हैं, या फिक्स नंबर कोई सेम नंबर हम बार बार मल्टीप्लाई या डिवाइड करते जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं, मतलब सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। मतलब हर बार हम सेम नंबर जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। जब सेम नंबर जोड़ते हैं, सेम नंबर घटाते हैं, उसको एपी कहते हैं। और जब कोई सेम ही नंबर, एक ही नंबर बार बार नेक्स्ट टर्म जब लिखते हैं तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो ऐसी सीक्वेंस को हम जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लोअर क्लासेस में सिखा दिया जाता है, 10th में एपी पढ़ते हैं, 11th में जीपी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उनका सम निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेसिकली। जैसे एपी का सम निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा पढ़ा है? बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। और जीपी के सम निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार से पढ़ा होगा, Sn इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1। ये जब के फॉर्मूले हमने बना रखे हैं, ये फॉर्मूले हमने उन चीजों के बना लिए जब कोई भी सीक्वेंस किसी सेम पैटर्न को फॉलो करे। अब आओ आप यहां पे 0 1 4 4.84, क्या ये एपी में दिख रहा है आपको? क्या कोई सेम नंबर जोड़ते हुए यहां 1 बढ़ गया, यहां 3 बढ़ गया, या फिर 0.84 बढ़ गया, तो कोई सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी नहीं हो रहा, तो एपी भी नहीं है ये। ऐसे ही बेटा ये जीपी भी नहीं है, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास नंबर्स भी नहीं आ रहे। तो अब इसका सम, और सम तो देखो नंबर्स ही तो है ये, 0 1 4 4.84 नंबर्स तो, और क्या है? अब नंबर्स हैं तो ऐड तो कर ही सकते हैं, और इनफाइनाइट टर्म्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, छोटी क्लास के बच्चे तो है नहीं कि हम ये कहेंगे सर इनफाइनाइट टर्म्स को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, जब जीपी में बात करते हैं तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r, ये होता है। बोले हाँ सर पढ़ा तो है, याद आता है थोड़ा बहुत। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन नंबर्स का सम निकालना सीखेंगे। जब पैटर्न फॉलो नहीं होता तो चीजों को ऐड किया जा सकता है, नंबर्स को ऐड किया जा सकता है। वो नंबर्स को ऐड करना हमें कौन सिखाता है बेटा? हमें सिखाता है इंटीग्रेशन, और वो भी कौन सा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब और कुछ नहीं है, नंबर्स को ऐड करना है। फंक्शंस की जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को हमें ऐड करके फाइनली उसका आंसर किसके अप्रोक्सीमेट आएगा वो बताना है हमें। बोल सर हाँ आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो इसके बाद अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम पढ़ते हैं पहले कि इंटीग्रेशन आता कैसे है, क्या फॉर्मूला होते हैं, कंसेप्ट क्या है इंटीग्रेशन का। पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, बोल ठीक है सर बताओ। आप सब बच्चे मुझे एक बात बताएंगे, आप सबने, पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा sin x होता है, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बेटा? cos x होता है। बोले हाँ सर ये तो बिल्कुल याद है, हमने बहुत बार पढ़ रखा है। सॉरी बेटा, अब हम क्या करेंगे यहां पे इनपुट क्या है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है डिफरेंशिएशन dy dx, हमने उसमें इनपुट डाला sin x और उसने हमें क्या निकाल के दे दिया? एज ए रिजल्टेंट, एज ए आउटपुट हमें cos x निकाल के दे दिया। इंटीग्रेशन क्या होता है? जो हमारा, पहली बात तो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ये ऐसे सम एस के जैसे साइन होगा। तो जो हमारा आउटपुट था अब वो हमारा इनपुट बन जाएगा, और जो हमारा इनपुट था वो अब हमारा क्या बन जाएगा बेटा? आउटपुट बन जाएगा, प्लस में सी। अभी बताऊंगा इस सी का मतलब क्या है। ये जो सी हम लिख रहे हैं, इस सी को हम बेटा हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इस सी का क्या नाम है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी बताऊंगा कि इसका भाई क्यों हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं। बोल ठीक है, देखो होता क्या है बेटा, जैसे और देख लो भाई एग्जांपल्स, जैसे डिफरेंशिएशन से हमने पढ़ रखा है tan x का। बोले हाँ सर बताओ क्या होता है बेटा? सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर x। तो जब हम देखो इंटीग्रेशन जब इसका निकालेंगे, मतलब जो यहां इनपुट था वो तो हमारा इंटीग्रेशन में आंसर बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा, और जो हमारा आउटपुट था वो क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। चलो ये आ गया बेटा सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आ गया हमारे पास tan x और प्लस का c। बोल सर ये तो समझ में आ गया, जो हम tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब उल्टा चल लो। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि इंटीग्रेशन जो है बेटा, क्या हमारा इंटीग्रेशन जो है इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसी का रिवर्स प्रोसेस है, मतलब डिफरेंशिएशन में जो इनपुट है वो हमारा इंटीग्रेशन में आउटपुट बन जाएगा, और जो आउटपुट था वो हमारा क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। अब आते हैं बेटा बात, यहां तक समझ में आ गई। ऐसे ही देखो आपने और फॉर्मूले पढ़े होंगे वहां पे
कि आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स, जो कि किसके बराबर होता है बेटा, माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन इनपुट करोगे भाई, जो हमारा आउटपुट था उसको यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर डालो, किसके बराबर आ जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब मैं बात बताता हूं बेटा कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों यूज किया जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं कि मैंने ये पढ़ा है बेटा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो है वो कोस एक्स होता है। बोले हाँ सर, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डीएक्स किसके बराबर आएगा बेटा, साइन एक्स और प्लस का सी। तो मैं बार बार ये सी बार बार लिख रहा हूं, और ये लिखना बहुत जरूरी है। तो ये क्यों लिख रहे हैं इसका मतलब समझो। जैसे मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे कि डिफरेंशिएशन, मैं आपसे कह दूं बेटा साइन एक्स प्लस वन का बताओ, तो सबने पढ़ रखा है कि दो अलग अलग फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन को अलग अलग कर देंगे। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कोस एक्स हो गया। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही बेटा एक बात और बताओ, डिफरेंशिएशन में आपसे पूछ लूं साइन एक्स माइनस टू, बोल सर ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, माइनस टू का क्या होता है, 0, तो ये क्या हो गया बेटा, कोस एक्स हो गया। क्लियर होगी यहां तक बात? हाँ सर बिल्कुल होगी। देखो क्लियर हो भी जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, जब मैं, सीधी सी बात है, हमने ये पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन में जो इनपुट होता है और ये आउटपुट हमारा, ये तो हमारा क्या है बेटा, इनपुट, और ये है हमारा आउटपुट। बोले हाँ सर बिल्कुल है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आउटपुट का तो इंटीग्रेशन कर देंगे और ये मिलना चाहिए हमें आंसर। लेकिन अभी अभी ऊपर में तो क्या पढ़ा के आया हूं कि सब को ये याद रह जाता है, बोले सर कोस का तो साइन होता है। ऐसे ही इसका करोगे तो क्या आएगा बेटा, कोस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, साइन एक्स। अब ये जो 1 और माइनस टू, ये जो कांस्टेंट नंबर दिख रहे हैं बेटा, क्या होता है, इसी प्रकार इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन के एक दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है बेटा, एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। बोले हाँ सर ये बात तो समझ गए, मतलब एंटी डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है ना, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस, इसको क्या बोल दिया जाता है, एंटी डेरिवेटिव भी बोल दिया जाता है। तो देखो ध्यान से देखो, जो हमारा यहां पे 1 है माइनस 2 है, जब हम डिफरेंशिएशन के बाद वापस इंटीग्रेशन करने गए तो बेटा हमने क्या देखा कि जो हमारा फंक्शन था, जो हमारा आंसर आया था उसका इंटीग्रेशन करने बैठे तो ये जो कांस्टेंट नंबर है ना, ये जो दिख रहे हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर आपको दिख रहे हैं 1 है, ये जो हमारा माइनस 2 है, ये छूट जाते हैं बेटा, ये गैप बन जाता है। जब डिफरेंशिएशन में हम इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो बेटा उस प्रोसेस के अंदर कुछ गैप बन जाता है, कुछ नंबर बीच बीच में, जैसे आप देख रहे हो ये नंबर छूटने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बेटा इस गैप को फिल करने के लिए जो नंबर छूट रहे हैं, इन नंबर्स को हमें यहां काउंट करने के लिए हम इसके आगे प्लस का सी यूज करते हैं। मतलब कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स आएगा, और क्वेश्चन में अगर हमें 1 की जरूरत पड़ी तो सी की जगह 1 रख देंगे, माइनस 2 की जरूरत पड़ी माइनस 2 रख देंगे, 4 की जरूरत पड़ी 4 रख देंगे। समझ गए नहीं समझ गए? तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए रखा जाता है। ठीक है, देखो इसके बाद बेटा हम बात करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूलाज की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखवाता हूं बेटा पावर का, x की पावर n dx। मतलब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसके बेस में लीनियर है, जिसके बेस में क्या है, लीनियर है, और पावर में कोई भी रैशनल नंबर है, पावर में कोई भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन जब करते हैं बेटा, याद करो डिफरेंशिएशन में जब पावर वाला फॉर्मूला वहां लगाते हैं तो पावर तो बाहर आ जाती है और पावर में से कम हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा, इंटीग्रेशन में चीजों को सम करते हैं, सम करते हैं तो यहां पावर में भी क्या होगा बेटा, 1 जुड़ जाएगा, पावर में 1 ऐड कर देंगे और जो हमारी पावर आई है उसी से डिवाइड कर देंगे, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन याद रह जाएगा। ऐसे ही देखो ये आ जाए ax प्लस बी इसकी पावर n dx। अगर बेस हमारा लीनियर है, यहां लीनियर फंक्शन क्या था हमारा, x था, यहां हमारा लीनियर है ax प्लस बी। पावर का फॉर्मूला, पहली बात एक बात और सुनो बेटा, पावर का फॉर्मूला जब ही लगेगा जब हमारा जो बेस है वो लीनियर होगा,
मान लो अगर ये लीनियर नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आप पावर वाला फॉर्मूला मत लगाना, इंटीग्रेशन में पावर का फॉर्मूला नहीं लगेगा। बच्चों को ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन बेटा सेम टू सेम नहीं है। जो डिफरेंशिएशन के जो मेथड्स होते हैं वो सेम टू सेम इंटीग्रेशन में नहीं लग सकते। कुछ चीजें ठीक है, वहां से अगर हम रिलेट करके याद करेंगे, समझेंगे तो हमारे समझ में आ जाएंगी, लेकिन सब कुछ सेम नहीं होता। अगर सेम होता तो अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं होती। देखो, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वही ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 और अपॉन में उसी पावर से डिवाइड। एक चीज का ध्यान रख लेना, अगर बेस हमारा लीनियर है और x के अलावा है, क्या बात बोल रहा हूं मैं, बेस हमारा, ध्यान इधर, अगर बेस हमारा लीनियर है और x के अलावा है तो जो x का कोफिशिएंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं x का कोफिशिएंट क्या है a, जो x के साथ है वो डिवाइड में और आ जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा c। समझ गए? एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे एग्जांपल देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, तो बेस अभी हमारा x है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बोल सर पावर का फॉर्मूला तो हमें आता है, कैसे होता है बेटा, पावर में 1 जोड़ दो और 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, और जो ऐड करने के बाद आए उसी से डिवाइड कर दो और प्लस का क्या आ गया c। बोल सर तो बिल्कुल सिंपल है, आ गया समझ में? चलो इस सेकंड टाइप वाले का एग्जांपल और देखो, 2x प्लस 1 की पावर 3 dx, बेटा बेस में लीनियर ही है लेकिन x के अलावा आ गया। x के अलावा मतलब बेस में अगर लीनियर है, या साइन कोस वगैरह के फॉर्मूले पढ़ेंगे, अगर एंगल x के अलावा लीनियर होगा तो भी ये फॉर्मूले शिफ्ट हो जाते हैं। बस फर्क क्या आता है, जो x का कोफिशिएंट होता है ना, लीनियर में जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। डिफरेंशिएशन में तो वो नंबर मल्टीप्लाई में जाता था, लेकिन इंटीग्रेशन में वो नंबर कहां जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देखो तो इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 पावर में 1 ऐड कर देंगे 4 हो गया, और उसी से कर दिया डिवाइड और प्लस का c। अभी एक चीज छूट गई बेटा मुझे, बोल सर क्या, पावर का फॉर्मूला तो आपने लगा दिया, ठीक है, लेकिन क्या यहां पे x का कोफिशिएंट 1 के अलावा है कि नहीं है? बोले हाँ सर बिल्कुल है सर, 2 है तो नीचे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 2x प्लस 1 की पावर 4 और 2 4 जा कितना हो गया 8 और प्लस का क्या आ गया c। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ये तो पावर का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही मैं बात करता हूं बेटा, अभी अभी मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, जो कि होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। और अगर ये ऐसे आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी dx, तो बेटा मैंने क्या कहा है कि चाहे पावर वाले फॉर्मूले में बात करें तो बेस लीनियर होना चाहिए, और लीनियर भी अगर x के अलावा हो गया तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बस जो x का कोफिशिएंट होता है वो भाग में आ जाएगा, यहां पे वही रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको बताया कि सर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस और जो एंगल है उसके साथ वो ये आता है प्लस का c। लेकिन क्या यहां x का कोफिशिएंट 1 के अलावा है? बोले हाँ सर है। तो क्या है बेटा, बोलो? बोले सर a है, साफ साफ दिख रहा है। बोले सर ये कोई बच्चों को पूछने की बात है? तो अपॉन में क्या आ गया बेटा, a आ गया। क्लियर हो गया यहां तक? देखो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये आ गया बेटा साइन 2x प्लस 5 dx। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कोस 2x प्लस 5। बोले हाँ सर ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, तो 2 और प्लस का c। ये जो नंबर है ये डिवाइड में जब ही आएगा, या पावर का फॉर्मूला जब ही लगेगा, या बेसिक फॉर्मूला जब ही लगेगा जब हमारा साइन का एंगल लीनियर है। मान लो यहां लीनियर ना होकर एक्स स्क्वायर होता, साइन 2x प्लस 5 होने की वजह एक्स स्क्वायर होता, तो अब हम इसको ऐसे सोल्व नहीं करते। और बेटा इस दुनिया में से बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाया है, जो नॉन इंटीग्रेबल है, ठीक है। देखो इसके बाद तो हमने कुछ फॉर्मूलों की बात की, ऐसे ही तो मैं यहां बारी बारी फॉर्मूले लिखते जाता हूं। देखो यहां पढ़ा बेटा हमने dx ऑफ साइन x, जो कि किसके बराबर होता है बेटा, कोस x के। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस x किसके इक्वल आएगा, साइन x प्लस का c। ऐसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा हम कोस x का, जो कि इक्वल आता है माइनस साइन x। और अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, आप पूरा इंटीग्रेशन बड़े आराम से और मजे से कर सकते हैं, मस्ती के साथ। तो ये आएगा साइन x dx इज इक्वल टू माइनस कोस x। याद रखो एक प्लस का एक माइनस का, पेयर्स में याद करना। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, कोस का प्लस का साइन। ऐसे ही आप सबने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है tan x का, बोले हाँ सर पढ़ा तो है, जो कि होता है बेटा सीकेंट स्क्वायर x।
तो सीकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा, मैंने यही तो बताया डिफरेंशिएशन जब इंटीग्रेशन पे जाएंगे, बेटे यही तो बताया कि डिफरेंशिएशन जब इंटीग्रेशन की बात अगर हम करते हैं, डिफरेंशिएशन किसकी बात करते हैं, इंटीग्रेशन की, तो जो हमारा इन आंसर आ रहा था वो तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, और जो यहां क्वेश्चन था वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, और प्लस का सी। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 होता है। ऐसे ही दो दो के पेयर में याद करने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे इंटीग्रेशन के, क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। और बच्चों के साथ सबसे बड़ा इश्यू ये रहता है कि सर हम तो याद तो कर लेते हैं और एक समय के बाद ना हम तो भूल ही जाते हैं, याद ही नहीं रहती चीजें। बेटा उसका एक ही तरीका है, रोज जो फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं, रोज 5 मिनट इन फॉर्मूलों को पढ़ लें, 5 मिनट अगर बस एक बार रिवाइज कर ले, बस ऐसा नहीं है कि लिख के देखेंगे, ऐसा कुछ रटने का वो नहीं है। 5 मिनट पढ़ ले, आपको ये फॉर्मूले हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। ठीक है, देखो इसके बाद तो कोट का क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स है वो माइनस का क्या आएगा बेटा, कोट एक्स प्लस सी। देखो अभी बताया था मैंने, एक प्लस का एक माइनस का, सेक स्क्वायर का 10, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट। याद कैसे रखोगे, सेक और 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो जहां सेक स्क्वायर का पूछेगा वहां पे 10 आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर और कोट की होती है तो कोसेक स्क्वायर का क्या आ जाएगा, माइनस कोट आ जाएगा। ऐसे ही दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की बात और करता हूं। सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है सेक एक्स इंटू में 10x। तो सेक एक्स इंटू में 10x का जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, सिकेंट एक्स प्लस सी। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स जो होता है वो होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स, ये इक्वल आता है बेटा, सॉरी अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स dx इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ कोसेक एक्स और प्लस का सी। यहां तक के फॉर्मूले सबको क्लियर हो गए। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखवाए और ढंग से ऑब्जर्वेशन जब इनकी करोगे, मैंने इंडिविजुअली दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की है, कोस और साइन, बाकी तो मैं सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं बताया मैं, कोसिकेंट स्क्वायर बताया है, कोसिकेंट एक्स नहीं बताया, सीकेंट इंटू 10 बताया है ना कि 10, कोसिकेंट इंटू कोट बताया है ना कि कोट एक्स का इंटीग्रेशन। तो अभी हमारे इंटीग्रेशन और बच रहे हैं, कौन कौन से, 10 का इंटीग्रेशन बच रहा है, कोट का बच रहा है, ऐसे ही हमारा सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन बच रहा है और कोसिकेंट एक्स का। वो इंटीग्रेशन जब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सिखा दूंगा, अभी तक ये फॉर्मूले याद कर लो। ऐसे ही एक दो फॉर्मूले और हैं बेटा, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e की पावर x होता है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो e की पावर x होता है, जो e की पावर x है उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तो इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे भाई, जो आंसर था वो क्वेश्चन बन जाएगा और जो क्वेश्चन था वो हमारा आंसर बन जाएगा। मतलब e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x ही होता है। इसमें एक ऐसे भी हो सकता है बेटा कि इंटीग्रेशन e की पावर ax प्लस b, अगर e की पावर x के अलावा कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, समझ रहे हो मेरी बात को, समझना पड़ेगा ही। तो e की पावर ax प्लस b हुआ तो इसका जो आंसर है बेटा वो आ जाएगा e की पावर ax प्लस b और अपॉन में a। अभी मैंने बताया था ना, अगर लीनियर के x के अलावा हुआ, x का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता है। ऐसे ही बेटा 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन x का, वो क्या होता है बेटा, log x प्लस c। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। ऐसे में एक फॉर्मूला और लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं मैं कि सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू dx। जब इसका डिफरेंशिएशन याद करो, जब हम पढ़ते हैं तो बोले सर आता है a की पावर x इंटू में लोगे, जो मल्टीप्लाई में लोगे होता है वो यहां पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा और प्लस का क्या हो गया, c। तो ये कुछ फॉर्मूले थे बेटा हमारे बेसिक फॉर्मूले। अब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर में एक ऐड कर दो, जो पावर है उसी से डिवाइड कर दो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है, ठीक है, रिवाइज हो जाना चाहिए। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन होता है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट होता है। सीकेंट इंटू टेन का क्या होता है, सीकेंट होता है। कोसिकेंट इंटू कोट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट होता है। ऐसे ही e की पावर x एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, खुद वही। 1/x का क्या होता है, log x होता है। a की पावर x मतलब ये जो e है इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है 2.71 के अप्रोक्स,
और a पॉजिटिव नंबर होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, वो आ गया तो क्या आएगा, जो जैसा है वैसे का वैसा, अपॉन में log a और प्लस का c। बोले हाँ सर ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं बेटा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में √x dx। यह क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं। देखो बेटा, पहली बात, ऊपर कितनी टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है ना ये, 3 टर्म ऊपर और नीचे एक टर्म है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस √x को एक बार इसके साथ डिवाइड करूंगा, एक बार इसके साथ डिवाइड करूंगा, एक बार इसके साथ डिवाइड कर दूंगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा बात? जब कभी भी नीचे एक टर्म हो, सिंगल टर्म का वेरिएबल हो, तो हम बारी बारी ऊपर वाली हर एक टर्म से उसको डिवाइड कर देंगे। तो बोले सर कर दो एक बार डिवाइड, कर लो भाई। तो ये आ गया x³ अपॉन में √x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन √x dx प्लस 4 अपॉन √x। सुनो एक बात, जब कभी भी कोई फंक्शंस या कोई टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होंगी, मतलब उनके बीच में प्लस या माइनस होगा, तो उनका इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने √x से एक बार इसको किया, इसको किया, तो 3 टर्म हो गई और इन सब के बीच में प्लस था, तो मैंने सारों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो बेटा, इंटीग्रेशन 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, 2 अलग अलग फंक्शंस हैं हमारे पास, जैसा कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस माइनस gx, और इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करें। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। मतलब अगर 2 फंक्शन के बीच में सम या डिफरेंस है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशियल अलग से करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन, सॉरी बेटा, तो पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग। डिफरेंशिएशन ऐसे करते थे, 2 फंक्शन के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था, तो हम पहले फंक्शन का डिफरेंशियल अलग करते थे, दूसरे का अलग करते थे। यहां भी वही है, इंटीग्रेशन में भी सेम प्रोसेस है, पहले का अलग से इंटीग्रेशन करो, दूसरे का अलग से इंटीग्रेशन करो। अगर उन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। लेकिन प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का एज इट इज यहां नहीं होता, थोड़ा सा चेंजमेंट है उसके अंदर, वो आगे पढ़ेंगे आगे चल के। वहां प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, यहां उसी रूल को आइलेट रूल कह देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कह देते हैं। तो देखो बेटा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, मुझे एक बात बताओ, आप सबको पता है, देखो x की पावर 3 है, मैंने क्या किया, x की पावर 3 और x की पावर, ये नीचे 1/2 तो है, जब उठ के ऊपर जाएगी तो x की पावर -1/2 हो गया कि नहीं हो गया? बोले हाँ सर हो गया। सिमिलरली, और किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर, जैसे एक ये भी होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ c एक कांस्टेंट नंबर है, इनटू में f(x) dx। अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो हम उस नंबर को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, c टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। बोले हाँ सर समझ गए। तो इस हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो, तो 3 तो नंबर है बेटा, बाहर रख लिया, कांस्टेंट नंबर ही तो है। बोले हाँ सर कांस्टेंट नंबर है, और x की पावर 1/2 जो उठ के ऊपर जाएगी तो -1/2 हो गई, प्लस 4 नंबर है, बाहर ले लिया, ये उठ के ऊपर जाएगी, x की पावर -1/2 dx। आगे समझ बेटा? बोले हाँ सर आ गया। नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए सब चीज। देखो इंटीग्रेशन 3 में से 1/2 जाएगा, अरे 3 में से हाफ जाएगा तो 2.5 बचेगा कि नहीं बचेगा, और 2.5 का मतलब 5/2 होता है। तो यहां पे क्या बच गया बेटा, x की पावर 5/2 dx प्लस 3 टाइम्स 1 में से 1/2 जाएगा, तो ये 1/2 बच गया कि नहीं बच गया? वेरी गुड, ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 इनटू में dx। चलो कुछ दिख रहा है क्या? बेस में लीनियर है, पावर में एक हमारा नंबर है जो कि रैशनल है, तो पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोल सर x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। देखो कर लो भाई, तो पावर में एक ही जोड़ दिया तो 5/2 + 1, और जो पावर जोड़ने के बाद आई है उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस अगले का करेंगे, x की पावर 1/2 है, 1 ही जोड़ लिया, और जो आया उसी से क्या कर दिया बेटा, डिवाइड करवा दिया, प्लस 4 इंटू x की पावर -1/2
+1 अपॉन में -1/2 +1 और प्लस का क्या आ गया c। कर लो बेटा इसको सोल्व। तो इसको जब सोल्व करेंगे, देखो मैं यहीं सीधा कर रहा हूं, 5/2 + 1 करोगे 7/2 आएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल आएगा, x की पावर 7/2 हो गया और नीचे भी 7/2 आएगा। जब डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन होता है, जब हम उठा के उसको ऊपर लेके जाते हैं तो वो पलट के चला जाता है। पलट के मतलब जो 7/2 था वो 2/7 बन जाएगा। यहां पे प्लस में 3, ये कितना आएगा 3/2 और पलटोगे तो कितना आएगा 3 × 2/3 और x की पावर 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। प्लस यहां पे सोल्व करेंगे, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ ही तो बचेगा। बोले हाँ सर, और ये नीचे हाफ आएगा, उसको पलटोगे तो 2 ऊपर जाके 8 और ये आ गया x की पावर 1/2 प्लस का c। ये हमारा आंसर हो। बोल सर आ गया सबको समझ में? ठीक है, देखो इसके बाद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं और एग्जांपल करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंटीग्रेशन उतना ही अच्छे से आएगा आपको। और प्रैक्टिस में कमी रखेंगे, रोज का काम रोज करना पड़ेगा। इसमें प्रैक्टिस की कमी रखेंगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी और चीजों में छुटने लग जाएंगे, एक समय के बाद गैप बन जाएगा। ठीक है, बोल सर गैप नहीं बढ़ने देंगे, आप कह रहे हैं तो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन ये है, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 और अपोन में क्या है बेटा x माइनस 1 इंटू में dx। बोले हाँ सर ठीक है। ऊपर देखो बेटा, अब नीचे एक टर्म नहीं है, यहां पे नीचे बाइनोमियल है। अब ऐसा तो कर मत देना अलग अलग डिवाइड करने बैठ जाओ। यहां हम एक जुगाड़ कर सकते हैं, इन ऊपर वाले नंबर्स के पेयर बना लो। क्या बना लो बेटा? पेयर्स बना दो, मतलब जोड़े बना लो। पहले वाले जोड़े में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? बोल सर ये तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस 1 आ गया, यहां से प्लस, भाई इस जिसमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 तो है ही, यहां पे आ गया बेटा x माइनस 1 और अपोन में क्या है बेटा x माइनस 1 इंटू में dx। यहां पे इसमें ये ब्रैकेट कॉमन आता नहीं दिख रहा क्या? बोल सर बिल्कुल दिख रहा है। तो ये आ गया हमारा x माइनस 1 और ये हो गया बेटा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 और अपोन में आ गया x माइनस 1 इंटू dx। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया बेटा हमारे पास? अरे सेम सेम चीजें हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये डिवाइड में है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया बेटा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x क्यूब अपॉन 3। 1 को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? x और प्लस का क्या आएगा? समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, बोले सर आ गया समझ में। इसके बाद और एक आधा क्वेश्चन जैसे और देख लो, आप एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। ये है बेटा, तो ये अभी जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनके कुछ क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे आएंगे। इसके बाद जो हम बताएंगे सम बेसिक फॉर्मूलाज के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, फिर हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। नीचे एक ही तो टर्म है कॉस स्क्वायर, क्या करेंगे एक बार इससे डिवाइड एक बार इससे डिवाइड कर लो बेटा। जब डिवाइड करवाया तो ये तो आ गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस ऑफ ये क्या आएगा बेटा साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स dx। सबकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। तो 1 अपॉन कोस करेंगे तो ये हो गया बेटा हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, यहां पे ध्यान दो बेटा, जो कोस स्क्वायर एक्स है क्या मैं इसको कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकता हूं? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, दो पावर अलग अलग कर दिया। और साइन अपॉन कोस क्या होता है? बोल सर साइन और कोस को डिवाइड करते हैं तो tan आ जाता है, और 1 अपॉन कोस क्या होता है? सीकेंट होता है, तो सीकेंट एक्स इंटू में tan x dx। समझ गए यहां तक बात? बोले हाँ सर समझ गए। सोल्व कर ले बेटा, अभी अभी फॉर्मूला लिखवा के आया हूं। बोले हाँ सर बिल्कुल याद है, सीकेंट स्क्वायर का तो सर होता है tan x और सीकेंट इंटू tan का क्या होता है? सीकेंट x और प्लस का क्या आ गया बेटा c। तो ये कुछ फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इस चीज को डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारा नेक्स्ट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। हम क्या पढ़ेंगे बेटा अब? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वाले पोर्शन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा हम 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसमें हमारा सबसे पहले जो है वो है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना।
एक वैल्यू की जगह, एक वेरिएबल की जगह एक नया वेरिएबल ले आएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हो कि भाई एक हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच में किसी खिलाड़ी को जब मैदान के अंदर जब होता है उसको चोट लग जाती है, तो एक प्लेयर बाहर से आता है, उसको सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। अब वो पूरे मैच में उसकी जगह थोड़ी खेलता है, वो कुछ देर आएगा फिर वापस चला जाएगा। तो यहां पे वही काम करेंगे, हमें एक्स वेरिएबल क्वेश्चन में मिलेगा, हम उसकी जगह कोई एक नया वेरिएबल पुट करेंगे वहां पे। मान लो फॉर एग्जांपल टी की फॉर्म में पुट कर दिया है, टी अपना काम करेगा और चुपचाप वहां से निकल जाएगा सबसे पहले। और बड़ा इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन में, अगर आप ये समझ गए तो आप ये मान लेना कि आपको इंटीग्रेशन में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और वैसे प्रॉब्लम का चैप्टर है भी नहीं। ठीक है, देखो नंबर सेकंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको हम आइलेट रूल कहते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी बोल दिया जाता है। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आइलेट रूल कहते हैं और इसको प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा है ना, एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में भी जो प्रोडक्ट रूल होता है उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नाम दिया गया है, आइलेट रूल भी कह सकते हैं या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। और नंबर थर्ड जो है बेटा, वो है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब टुकड़े करके जो हमें फंक्शन दे रखा है उसके टुकड़े करेंगे, लीनियर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, देखो वो करने से बेटा सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन लेता हूं बेटा, मैं सीधा एग्जांपल से बात करते हैं। log x का होल स्क्वायर अपॉन में x इनटू में dx, हमें इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। बोल से ठीक है। अब देखो बेटा, हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे हमारे पास दो फंक्शन हैं, तो हम उस फंक्शन को, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अभी हमारी जो चीजें है ना वो x की टर्म में, देखो x वेरिएबल है हमारा भी यहां पे, तो हम इस x वेरिएबल को खत्म करेंगे और एक नया वेरिएबल यहां ले आएंगे। बोल सर कैसे, सोचना कैसे है वो सुनो। तो यहां पे जो फंक्शन आपको दिख रहे हैं, एक log x दिख रहा है, एक x दिख रहा है। अगर मैं x को टी पुट करता हूं, सोच के देखो, जो जो फंक्शन है आप उनको सोच लो कि भाई हम किसको टी पुट करें, मतलब टी पुट करना है हमें, सीधी सी बात है। तो अगर मैं x को टी पुट करता हूं तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1 हो गया। तो सीधी सी बात यह है, हमें एक ऐसे फंक्शन को, जहां यहां जो भी दिख रहा है उसमें से हमें एक ऐसी वैल्यू को, एक ऐसे फंक्शन को हमें टी पुट करना है कि उसको टी पुट करने से जो बचा हुआ फंक्शन है वो मिल जाए। लेकिन अगर मैं x को टी पुट कर दूं तो डिफरेंशिएशन तो 1 आया, log x बच रहा है, log तो नहीं आया ना, तो यहां x तो टी पुट होने से रहा। तो मैं क्या करता हूं बेटा, log x को टी पुट करता हूं, यहां मैं क्या कर देता हूं, पुट log x इज इक्वल टू टी। log x को क्या पुट कर दिया हमने? टी पुट कर दिया। जैसे ही टी पुट किया, अब दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन सबको पता है 1 अपॉन x होता है, और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा? dt बाई dx। तो ये dx उठ के उधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास है? dt। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, हमें एक ऐसे फंक्शन को टी पुट करना है, हमें एक ऐसे फंक्शन को टी पुट करना है कि उसको टी पुट करने से रिमेनिंग जो चीजें हैं वो मिल जाएं। और अगर ऐसा हम कर पाए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया। अब और एग्जांपल करेंगे। तो देखो बेटा, जहां 1/x इंटू dx दिख रहा है वहां पे तो dt रख देंगे, जहां log x दिख रहा है वहां पे क्या रख देंगे? t। तो सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x की जरूरत रखना है t, तो ये t का स्क्वायर, और ये 1 है ना यहाँ पे, 1 अपॉन x और इनटू में dx, ये पूरा, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? dt। पावर वाले फॉर्म में सोल्व नहीं हो जाएगा? बोले हाँ सर हो गया, तो बड़ा आसान है। देखो तो पावर को ऐड कर दिया, पावर को डिवाइड कर दिया, और प्लस का क्या आ गया? c। ये आंसर नहीं अभी, देखो हमें जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें हमारा वेरिएबल x है और यहां वेरिएबल क्या है? t। तो आंसर x के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे t की जगह दो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। t का वैल्यू क्या है बेटा? log x। तो ये हो गया हमारे पास log x की पावर 3
और प्लस का सी। समझ गए? बोले हाँ सर आ गया समझ में। चलो तो एक क्वेश्चन और देख लो इसी के ऊपर। एक क्वेश्चन ये है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू में साइन ऑफ कोस एक्स। तो एक फंक्शन तो हमारा ये है और एक पूरा फंक्शन हमारा पूरा ये है साइन के एंगल। इस बार साइन का जो एंगल है वो कोस एक्स है। तो अगर मैं साइन को टी पुट कर दूं तो साइन का डेरिवेटिव कोस होगा, फिर ये साइन कहां से लेके आए? तो सीधी सी बात है, इस साइन को तो हम टी पुट करने से रहे। किसको टी पुट कर दें? इस कोस एक्स को टी पुट कर दो। मतलब बेटा हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर ध्यान से सुने, हमें सब अगर ये समझ में आ गया, आप ये मानना कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको करने में बड़ी हेल्प मिलेगी और बहुत जगह यूज होता है। ये एक ऐसा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो दूसरे पार्ट्स बताए ना मैंने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, वहां भी पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ और फिर उनसे सोल्व करो, तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आ जाता है, बहुत बार यूज होता है। तो देखो बेटा यहां मैं क्या पुट कर रहा हूं, मतलब एक ऐसे फंक्शन को टी पुट कर देना जिससे आपका काम आसान हो। सिंपल सी बात है। तो देखो ये आ गया बेटा cos x, इसको हमने क्या पुट कर दिया t। जैसे ही टी पुट किया उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x और t का डेरिवेटिव होता है dt बाई dx। dx उठ के उधर चला जाएगा तो क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन x इंटू dx, किसकी इक्वल आ गया बेटा dt के। और यहां से माइनस, हमें माइनस की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो ये साइन रहा और ये dx रहा, माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को उठा के उधर लेके जाएंगे तो साइन एक्स dx किसकी इक्वल हो गया बेटा, माइनस ऑफ dt की इक्वल हो गया। ये सारी वैल्यूज रिप्लेस कर लो तो माइनस तो बाहर, इसकी जगह तो dt आ गया, यहां साइन एज इट इज, cos x की जगह मैं क्या रख सकता हूं बेटा, t रख सकता हूं, साइन t, और इसकी जगह क्या आ गया dt। समझ में आ गई यहां तक? बोला हाँ सर बिल्कुल आ गई। तो बाहर माइनस और साइन का इंटीग्रेशन सबको पता है माइनस कोस होता है और प्लस का सी, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा बेटा प्लस, तो ये आ गया हमारा cos t प्लस सी। आंसर t की फॉर्म में नहीं चाहिए, आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए, x की फॉर्म में चाहिए। तो वापस t की वैल्यू पुट कर दो तो cos ऑफ cos x और प्लस का c। समझ में आया कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड? बोले हाँ सर आ गया। बोल सर एक आधा क्वेश्चन और करो। देखो बेटा एक एग्जांपल और देखो, एक क्वेश्चन और देखो यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है, एक बात ध्यान रख लेना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, tan इनवर्स दिख रहा है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों चीजें एक साथ दिख रही है तो तुरंत आपकी आंखें बिल्कुल ऐसे इसी के ऊपर नजर, tan इनवर्स के ऊपर तुरंत आपकी नजरें tan इनवर्स पे चली जानी चाहिए, दिमाग में सिर्फ tan इनवर्स घूमना चाहिए। बोल सर करेंगे क्या, tan इनवर्स को टी पुट कर दोगे और tan इनवर्स का डेरिवेटिव सबको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि यहां पड़ा ये रहा। तो यहां पे क्या पुट करेंगे बेटा, पुट कर देंगे हम tan इनवर्स x को टी पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dt। ठीक है, बोले हाँ सर। तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर, tan इनवर्स की जगह तो t रख दिया आपने और ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा dt है। सोल्व कर दो भाई, e की पावर का इंटीग्रेशन अभी तो बताया था e की पावर ही होता है और प्लस का c। आंसर t की फॉर्म में नहीं चाहिए तो t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो तो ये आ गया tan इनवर्स x और प्लस का, क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ये हमारा कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। चलो क्वेश्चन ये है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5 dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। देखो सोचो एक बार, अगर x की पावर 5 को पुट करेंगे t, तो x की पावर 5 का जब डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें x की पावर 4 आता है, कहीं नहीं दिख रहा हमें x की पावर 4, तो ये तो पुट होने से रहा। क्या पुट करेंगे हम यहां पे, हम ये जो एक्स क्यूब माइनस 1 है इसको हम टी पुट कर देंगे। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख देता हूं। इसको मैंने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और जो x की पावर 5 है इसको मैंने लिख दिया x की पावर 3 इंटू में x की पावर 2। कुछ गलत तो नहीं किया, किसी कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें? देखो एक्स क्यूब माइनस 1 को टी पुट कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेटिव किया, एक्स क्यूब का तो हो गया 3x स्क्वायर dx, 1 का हो गया 0 और t का हो गया dt।
हमें वैल्यू किसकी चाहिए, देखो हमें एक्स स्क्वायर डीएक्स चाहिए, तो ये 3 यहां पे एक्स्ट्रा है, उठा के इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3 dt। वैल्यूज को रिप्लेस कर लो बेटा, तो एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह तो क्या आएगा t, तो ये तो हो गया t की पावर 1/3। एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा 1/3 dt, तो 1/3 तो नंबर है बाहर रह गया, और अभी बच गया ना बेटा एक्स क्यूब, यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो, देखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा t प्लस 1, -1 उठ के उधर चला जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास t प्लस, ये क्वेश्चन बन गया। भाई ब्रैकेट के बारे का नंबर ही तो है, तो ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई करो दो बारी बारी, बोल सर 1/3 तो इंटीग्रेशन के बाद यहां मल्टीप्लाई करवाया 1/3 पावर और 1 पावर वाले को, तो ये बन गया 4 की पावर t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 और इनटू में क्या हो गया dt। कर लेंगे इसको सोल्व बेटा, तो ये आ गया 1/3, पावर है पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बोल सर क्या करेंगे 1 ही जोड़ देंगे, और 4/3 प्लस 1 करोगे, जब आप क्या करोगे बेटा 4/3 प्लस 1 और एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करोगे तो 7/3 आएगा, बोले हाँ सर, तो ये आ गया t की पावर 7/3, और जब अपोन में 7/3 करूंगा तो पलट के 3/7 आ जाएगा, यहां पे 1/3 में जब 1 ऐड करोगे तो 4/3 आएगा, तो पलट के लिखेंगे तो 3/4 हो गया, और उसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा 4/3 और प्लस का c, यहां t की वैल्यू x क्यूब माइनस 1 फिर से रिप्लेस कर देना, आपका फाइनली आंसर हो गया। बोले आंसर आ गया यहां तक समझ में। इसके बाद देखो बेटा एक कंसेप्ट और आता है हमारे पास, ठीक है, ये कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ही है लेकिन थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। बोले सर कैसे, बेटा सारे बच्चे मुझे एक बात बताएंगे, सबने पढ़ा है cos x dx का जो इंटीग्रेशन है वो sin x प्लस c होता है, अभी इसकी पावर 1 है बेटा, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं cos स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ, और मैं अभी आप ये ब्लेंडर मिस्टेक तो कर मत देना कि बोले सर पावर 2 है ना, बोले पावर में 1 जोड़ दो तो 3 आ गई और 3 से भाग कर दो तो इसका आंसर हो गया cos क्यूब x अपॉन 3। नहीं बेटा, पावर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में लगेगा जिसमें बेस लीनियर हो, और अगर लीनियर के अलावा है वहां पे पावर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो बोला सर हम क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, मैं अब आपको सिखा रहा हूं साइन की पावर्स कोस की पावर्स के आंसर्स निकालने। बोल सर कैसे करेंगे, देखो बेटा ये दो फॉर्मूले में से याद रहने चाहिए, 1 प्लस कोस 2x 2 कोस स्क्वायर x के बराबर होता है। बोले हाँ सर होता है, तो यहां से जो कोस स्क्वायर x है वो 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 होता है कि नहीं होता, बोले हाँ सर होता है, तो क्या मैं कोस स्क्वायर x की जगह ये वैल्यू रख सकता हूं, बोले हाँ सर रख दो, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2 इंटू में dx, 2 तो डिवाइड में है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2x इंटू में dx। भाई दो अलग अलग फंक्शन है ना, बीच में प्लस आ रहा है, बोले हाँ सर आ रहा है, किसी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x लगा दो, कोई कहते 2 का इंटीग्रेशन 2 के साथ x लगा दो 2x हो गया, और कोस का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है बेटा साइन, और एंगल ध्यान देना इसके ऊपर, एंगल x के अलावा है जो कि है 2x, तो x का जो कोफिशिएंट होगा x के साथ जो नंबर होगा वो डिवाइड में और आ जाएगा, और प्लस का क्या आ गया c, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही देखो मैं साइन स्क्वायर का निकालता हूं बेटा, किसका निकालते हैं साइन स्क्वायर का, बोले सर बिल्कुल साइन स्क्वायर का, देखो ये फॉर्मूला होता है यहां पे, इधर लिख देता हूं, देखो मैं वहां बीच में प्लस आया था यहां पे, और यहां इन दोनों के बीच में आ जाए माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, ये बनता है बेटा। तो यहां से अगर साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x, और अपॉन में क्या होगा बेटा 2, बोले हाँ सर, तो साइन स्क्वायर x की जगह क्या मैं ये रख दूं 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, बोले रख दो, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 इंटीग्रेशन dx, तो 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, बोले हाँ सर, तो 1/2 को बाहर निकाला, ये आ गया 1 माइनस कोस 2x और इंटू में dx, दो अलग अलग फंक्शन आ गए ना, तो कर दो भाई इंटीग्रेशन, 1 का तो हो गया x, कोस का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा बेटा साइन, और एंगल x के अलावा है तो x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो 2 से भाग कर दिया प्लस का c। समझ में आ गई बेटा आपको बात, तो यहां हम सीख रहे हैं साइन और कोस की पावर्स के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद इससे नेक्स्ट है, और देखो भाई अब मैं पावर 3 की बात करता हूं, पावर हो जाए ओड, अभी मैंने बात किसकी की थी, पावर हो जाए इवन, तो जो तरीका
अगर साइन और कोस की पावर इवन हो जाए तो अभी मैंने जो दो फॉर्मूला लिखवा है 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x या 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, उनका यूज करेंगे। लेकिन अगर साइन की पावर हो जाए ओड या कोस की पावर भी हो जाए ओड तो क्या तरीका होगा बेटा? अगर साइन की पावर ओड है, इफ पावर ऑफ साइन x is odd, then put cos x is equal to t। अगर साइन की पावर ओड है तो कोस को टी पुट करना है, कोस की पावर ओड है मींस कोस x अगर उसकी पावर ओड है तो फिर बेटा साइन x को टी पुट करना, याद रख लोगे। अगर हम साइन और कोस की पावर्स की बात कर रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन निकालना हम सीख रहे हैं, तो जिसकी पावर ओड है, साइन की पावर ओड है तो कोस को टी पुट करेंगे, कोस की पावर ओड है तो साइन को। अब आप सोचोगे सर कोस को टी पुट करवा रहे हो आप और कोस तो हमें दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओड वाले फंक्शन में सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी पावर है उसमें से एक पावर बाहर निकाल लेना। तो इसको एक पावर जब बाहर निकलेगी तो यहां पे 2 पावर बच गई, इनटू में क्या आएगा साइन एक्स, इनटू में dx, ठीक है। और ये जो साइन स्क्वायर होता है, आप सबने ये पढ़ रखा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 के। तो यहां से जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आएगी कि नहीं आएगी? बोले हाँ सर बिल्कुल आएगी। तो जो साइन स्क्वायर एक्स है उसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर रख सकता हूं। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डीएक्स, प्रिंस रख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। तो यहां पुट करेंगे हम कोस एक्स इज इक्वल टू, पहले बता दिया ना मैंने, साइन की पावर ओड है तो कोस को टी पुट करेंगे, और कोस नहीं दिख रहा तो कोस हम बनाएंगे। तरीका क्या होगा, ओड पावर में से एक पावर बाहर निकाल दो, बचे हुए को साइन की कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जो बच गया एक पावर बाहर निकालने के बाद जो रिमेनिंग है उसको कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और जहां कोस दिख रहा है उसको टी पुट कर दो। और जैसे टी पुट करते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। और ये फटाफट करो, कोस का होता है बेटा माइनस साइन और टी का होगा डी टी। हमें देखो हमें माइनस की जरूरत नहीं है साइन एक्स डीएक्स के साथ, तो ये माइनस उठ के उधर चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस डी टी। तो वैल्यू रिप्लेस कर दो बेटा, इसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस की तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस की जगह तो क्या रखना है टी, तो टी का स्क्वायर, और साइन एक्स डीएक्स की जगह क्या आएगा बेटा माइनस डी टी, तो माइनस को तो बाहर रख दिया और इनटू में हो गया डी टी। माइनस को अंदर एंटर करवा दो तो ये आ गया हमारा टी स्क्वायर माइनस 1 इनटू में डी टी। कर लो बेटा इसको सोल्व, पावर वाले फॉर्मूले सोल्व हो जाएगा। जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और ऐड करने के बाद उसी से डिवाइड कर दो, और 1 का सबको पता है t होता है और प्लस का c, t की वैल्यू रिप्लेस करो, क्या रखा आपने t कोस, तो ये आ गया 1/3 कोस क्यूब एक्स माइनस कोस एक्स प्लस का c। तो ऐसे ओड पावर की निकाल लोगे। अगर साइन की पावर ओड है तो कोस को टी पुट करना है, कोस की पावर ओड है तो साइन को टी पुट करना है। और सोल्व कैसे करेंगे, एक पावर बाहर निकाल देंगे, जो इवन पावर बचेगी, साइन स्क्वायर इवन में बच गया तो कोस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना, कोस स्क्वायर इवन में बच गया तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी तक तो हमने इंडिविजुअली पढ़ा कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन क्यूब का क्या होता है, ठीक है। ये है हमारा साइन, अगर दोनों एक साथ आ जाएं, भाई साइन भी आ जाए कोस भी, अभी तक तो या तो सिर्फ साइन क्यूब पढ़ा या सिर्फ कोस स्क्वायर पढ़ा, और अगर दोनों एक साथ आ गए तो फिर हम क्या करेंगे, ये नोटिस करना ओड पावर किसकी है। साइन और कोस की अगर ओड पावर भी आ रही है तो ये नोटिस कर लेना कि साइन की ओड पावर क्या है, कि कौन से वाले की है बेटा, साइन की पावर ओड है, सॉरी ये नोटिस करना है कि किसकी पावर ओड है। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि साइन की पावर ओड है, और अभी मैंने क्या बताया था, जिसकी पावर ओड उसको ले जाके क्या पुट कर दो, उसके अपोजिट जो बच गया उसको टी पुट कर दो। तो यहां क्या पुट करेंगे बेटा, पुट करेंगे हम cos x को t के बराबर पुट कर देंगे, और मान लो दोनों ओड हो गई तो फिर आपकी मर्जी, साइन की पावर भी ओड हो जाए कोस की पावर भी ओड हो जाए, तो फिर आपकी मर्जी आप कैसे करना चाहते हैं, समझ गए। तो cos x को t पुट करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव किया तो cos का हो गया माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा dt, और यहां से जो साइन एक्स dx है वो किसकी इक्वल आ गया, माइनस dt की इक्वल आ गया। बोले हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो देखो बेटा, अब अभी पिछले क्वेश्चन में बता के आया हूं, इससे जस्ट पीछे ही तो, अरे बोलो, ठीक है। तो ये क्या आएगा बेटा, एक पावर इसमें से बाहर निकाल देंगे, तो एक पावर बाहर निकाल देंगे तो साइन स्क्वायर इनटू में कोस स्क्वायर
और जो पावर बाहर निकालोगे उसको लास्ट में रख देना dx से जस्ट पहले। इसकी वैल्यू तो हमारे पास माइनस डी टी है, कोस एक्स की जगह मैं टी रख दूंगा, बच क्या गया साइन स्क्वायर। और अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया है, अगर साइन स्क्वायर बचे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देना। बोले हाँ सर आ गया समझ में। बोले अब तो सर कभी भी गलती नहीं करेंगे, और गलती हो जाए तो आप जो कहेंगे वो हमें सजा देंगे। देखो तो इनटू में कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डीएक्स क्या आएगा बेटा हमारा, माइनस dt है, तो माइनस तो बाहर रख दिया, इनटू में dt। देखो वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं बेटा मैं, 1 माइनस कोस की जगह क्या रख दिया t, तो t का स्क्वायर, इनटू में क्या हो गया t स्क्वायर, इनटू में क्या हो गया dt। तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो t स्क्वायर माइनस t की पावर 4 इनटू में dt। कर लो बेटा, माइनस अंदर एंटर करवा दो, तो अंदर एंटर करवाए तो t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन इनटू में dt। यहां लिख रहा हूं देखो, पावर वाले फॉर्मूले से किया तो t की पावर 4 का क्या आ गया, t की पावर 5/5, t की पावर 3/3 और प्लस का c। आंसर t की फॉर्म में नहीं रखना, क्योंकि क्वेश्चन में ही x वेरिएबल दे रखा है, तो आंसर भी x वेरिएबल की फॉर्म में आना चाहिए। तो जहां जहां t दिख रहा है वहां पे t की वैल्यू जो कि cos x है वो पुट कर दो, तो ये आ गया हमारा cos की पावर 5x/5 माइनस cos की पावर 3x/3 और प्लस का c। इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो। थैंक यू बच्चों।